नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। बिहार के मेरे जितने भी वीडियोस आए हैं, आपने उन्हें बहुत पसंद किया है, बहुत लाइक किया है, आपने बहुत सम्मान दिया है मुझे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धीरे धीरे हम पोलिंग तो खत्म हो चुकी है। आज दोनों फेज की पोलिंग खत्म हो गई। पहले फेज की पोलिंग 6 को थी, दूसरे फेज की पोलिंग 11 को थी, और उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। तो कई सारे एग्जिट पोल हुए हैं, लगभग 17 एग्जिट पोल हुए हैं। अलग अलग न्यूज चैनल्स के हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। तो मैं जो है इन तमाम चीजों के साथ आपको आपके सामने लेकर आऊंगा, इसका विश्लेषण करूंगा, तमाम एग्जिट पोल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि पोल ऑफ पोल्स यानी इसका जो अगर इसका हम एवरेज निकालें तो ये एवरेज क्या कहता है। इस बातचीत पे मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी ओम प्रकाश नारायण, जिनके साथ मैंने बिहार के अंदर बहुत रिपोर्टिंग की है। बिहार ईटीवी के अंदर वो काम किया करते थे, महुआ न्यूज चैनल के अंदर भी उन्होंने काम किया है, और बिहार की जो रग रग है उससे वो वाकिफ हैं। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण एग्जिट पोल्स के बारे में जान लेते हैं कि एग्जिट पोल्स के ये आंकड़े क्या कहते हैं। जो बड़े बड़े हैं वही मैं आपको बताऊंगा, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दैनिक दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर एनडीए को 145 से 160 सीटें दे रहा है, और महागठबंधन को 73 से 91 सीटें दे रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें डाल रहा है। मेट्राइज जो है आईएनएस, वो 147 सीटें दे रहा है एनडीए को, 70 से 90 जो है वो महागठबंधन को दे रहा है। इसके अलावा 0 से 7 अन्य के खाते में जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर और कोई बड़ा आंकड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो पोल डायरी ने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से वो 184 से 209, मतलब 2010 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार, अगर उसको 209 सीटें आती हैं। क्योंकि आपको याद होगा 2010 में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हुआ था 206 सीटों के साथ। महागठबंधन को ये 32 से 49 सीटें दे रहे हैं, और अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें दे रहे हैं। इसके अलावा प्रजा पोल एनालिटिक्स, अब मैं सबके आंकड़े नहीं पढ़ रहा हूं, सबके आंकड़े आपको यहां पर दिख जाएंगे, स्क्रीन पर चलते रहेंगे। प्रजा पोल एनालिटिक्स 186 सीटें जो है वो दे रहा है एनडीए को, और 50 सीटें दे रहा है महागठबंधन को, और अन्य के खाते में ये 60 सीटें डालता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि ज्यादा पढ़ के मैं आपका जो है वो जायका खराब नहीं करना चाहता हूं। कामाख्या एनालिटिक्स का एक और बता देता हूं। कामाख्या एनालिटिक्स ने 157 सीट, 167 से 187 सीटें दी है। तो ये भी बहुत बड़े नंबर की तरफ ले जा रही हैं एनडीए को। और वहीं महागठबंधन के खाते में 54 से 74 सीटें हैं, और अन्य के खाते में 2 से 9 सीटें हैं। अब पोल ऑफ पोल्स की बात कही जाए तो अगर इन सबको निकालकर इनका एवरेज निकाल दिया जाए तो भी जो है एनडीए 154 सीटें लेता दिखाई दे रहा है। और आपको याद होगा जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने भी 160 सीटें जीतने का दावा किया है। इसके अलावा जो महागठबंधन है वो 83 सीटें लेता दिखाई दे रहा है, और अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि इक्का दुक्का जो है, इक्का दुक्का सीटें प्रशांत किशोर को मिल सकती हैं। लेकिन प्रशांत किशोर इन चुनाव में नॉन स्टार्टर ही रहे हैं। मतलब उन्होंने बहुत तेल पानी लगाया, बहुत पैसे भी खर्च किए, चारों तरफ घूमे भी, वो 3 साल तक उन्होंने मेहनत की, लेकिन उसका कोई फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात की संभावना न के बराबर है। तो ओम प्रकाश, सबसे पहले मुझे बता दीजिए, नीतीश जो सबके हैं वो सबके क्यों हैं? और ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार के अंदर चुनाव नहीं जीता जा सकता? ये उनका जाति समीकरण है, ये उनका सामाजिक समीकरण है, या ये उनका गवर्नेंस है? सोशल इंजीनियरिंग। जिस सोशल इंजीनियरिंग की दीपक जी सोशलिस्ट पार्टी के लोग बात करते थे, जिस सोशल इंजीनियरिंग के बेस पर इस देश ने हरियाणा में देवीलाल को, यूपी में मुलायम सिंह को, रामकृष्ण हेगड़े को कर्नाटका में, उसी सोशल इंजीनियरिंग के बेस पर नीतीश कुमार 20 साल राज कर चुके हैं और 5 साल की पारी खेलने को फिर से तैयार है। ये सोशल इंजीनियरिंग क्या है सर? किसी से छुपा नहीं है। लालू प्रसाद यादव मुस्लिम और यादव के नेता बन के रह गए, सिर्फ दो के चहेते रहे। उनका बेटा भी इसी कॉम्बिनेशन के तहत आगे बढ़ा। लेकिन नीतीश कुमार उस सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। वो कुर्मी से हैं,
लव कुश जाति को लेकर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, ये एक तथ्य है। लेकिन उन्होंने अपने साथ एमबीसी को जोड़ा, ईबीसी को जोड़ा, महादलित को जोड़ा। तो ये पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग है वो उनका काम कर रहा है। दूसरा सबसे अहम, आपको याद होगा 2005 में चुनाव जीतने के बाद, बिहार में सीएम बनने के बाद जो सबसे बड़े डिसीजंस लिए थे नीतीश कुमार ने, महिलाओं को सेंट्रिक करके दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आने के बाद उन मुद्दों को भुनाया, महिलाओं के लिए सेंट्रिक काम किया। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार ने वहां टारगेट कर दिया था, जो 2006 में लागू हुआ, और 2009, 10, 15, 20 सब जगह उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया और वो बिल्कुल सटीक रहा। महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण देने का मामला हो, महिलाओं बच्चियों को पोशाक देने का मामला हो, बच्चियों को साइकिल देने का मामला हो, बाद में शराबबंदी करके महिलाओं को लुभाने का मामला हो, अब 10,000 रुपये देकर, विधवा पेंशन बढ़ाकर। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग है ना, और महिलाओं को टारगेटेड इंजीनियरिंग है, ये बहुत कारगर रहा। दीपक जी, मतलब मैं तो अचंभित हूं वोट परसेंटेज देखकर। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं सारण का। सारण में महिलाओं ने, छपरा में महिलाओं ने, पूरे सारण जिला में महिलाओं ने पुरुषों से 7% ज्यादा वोट किया है, 7%। अब सोचिए 7% किधर है, ये घर में डिस्कशन नहीं की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में एक तबके में डिस्कशन नहीं है, वो तबका महिला है। किसी जात में नहीं, किसी बंधन में नहीं, किसी चीज में नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार। मतलब जो कर था कहिए नीतीश कुमार का, महिलाओं ने इस बार अदा कर दिया। 67% का वोटिंग परसेंट, मतलब ये 70 तक जाएगा 2 दिन बाद, जो फाइनल वोटिंग परसेंट आएगी। आप समझिए बिहार में कभी न हुआ, न भूतो न भविष्यति। ना भूतो ना भविष्यति। लेकिन ओम प्रकाश, मैं एक बात यहाँ पर ये जोड़ना चाहूंगा कि नीतीश कुमार का जो कास्ट इक्वेशन है, जो आपने समझाया है, एक एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के वोट हैं, एक मोस्ट बैकवर्ड क्लास के वोट हैं, एक जो है महादलित के वोट्स हैं, इसके ऊपर तो उन्होंने काम किया, लव कुश के ऊपर उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने गवर्नेंस को भी आगे बढ़ाया है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। मैंने शायद आपको एक किस्सा पहले भी सुनाया है। 2010 में जब मैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कर रहा था स्टार न्यूज की तरफ से, तब मैं लगभग हर जिले में, 38 के 38 जिलों में मुख्यालय में जाकर मैंने एक एक शो किया था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री शो उस वक्त बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, और मैं कैसे बदलाव बिहार के अंदर देखता था। बिहार के अंदर अब बदलाव का मतलब था, छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, साइकिल पर जा रही हैं, नीतीश कुमार ने उनको साइकिल दी, नीतीश कुमार ने उनको पोशाक दी, नीतीश कुमार ने उनको किताबें दी। तो ये जो उनका गवर्नेंस था। उसके अलावा 2005 से 2010 तक उन्होंने सड़कों पर बहुत बेहतर काम किया, अच्छी सड़कें बनी, अच्छी हाईवे बनी, वरना बिहार के अंदर सड़कों की क्या हालत होती थी आप जानते थे। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, क्योंकि आपको याद होगा जो उनकी सबसे पहली जीविका दीदी योजना थी, ये 2006 में शुरू हो गई। तो 2006 में कोई आदमी ऐसा सोचे कि वो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए काम करेगा, उनके वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दे, उनको लोन दिलाए, और उनके आत्म, क्योंकि आपको एक बात पता है ओम प्रकाश की महिलाएं जो हैं, आप कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ लेता है, वैसे ही एक महिला अगर स्वावलंबी बनती है तो पूरे परिवार की जो है पटरी जो है वो सीधे में बैठ जाती है। वो इस सीधे हो इस जाते, इस बिल्कुल चीजों बैटरी को बात। इस चीजों को समझा नीतीश कुमार ने, और इन चीजों पर बड़े सीरियसली काम किया। और इसके अलावा उनकी जितनी भी सोशल वेलफेयर की स्कीम है, जिस तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए सोशल वेलफेयर की स्कीम में, वो अपने आप में लैंडमार्क रही हैं। और उन्होंने इसके साथ ही, जैसे जैसे उन्होंने 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, ये भी उनका एक बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा पंचायती राज का जो आरक्षण था वो 50% कर देना, ये भी उनका बहुत बड़ा कदम था। 35% जो है पदों को आरक्षित कर देना, महिलाओं को आरक्षक के रूप में नियुक्त करना, ये उनका बहुत बड़ा कदम था। तो ये तमाम चीजें हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया। इसके बावजूद वो कई बार पलट जाते हैं। 2013 में पलटे, 2017 में पलटे, इसके बाद वो 2022 में एक बार फिर से पलट गए। लेकिन पता नहीं क्या होता है चुनाव आते आते कि नीतीश कुमार अपने चारों तरफ मजमा जमा लेते हैं। आपको याद होगा, आपसे 3 महीने 4 महीने पहले की तस्वीर, हम सब कहते थे कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, किसी के सर पर गमला रख रहे हैं, किसी के घर में किसी की बरसी पर गए हुए हैं, शोक संदेश के लिए गए हुए हैं, वो उसी मंत्री के, कुल अशोक मिलाकर चौधरी के जो है उसके सर पे फूल डाल देते हैं। ये हरकतें वो करते रहे। हमको ऐसा लगा कि शायद नीतीश कुमार अब इसके काबिल नहीं है।
कि वो फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल पाए। और प्रशांत किशोर ने जितना बोला ना कि मैं गारंटी लिख के देता हूं नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं गारंटी लिख के देता हूं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसने काउंटर पोलराइज किया नीतीश कुमार के समर्थकों को, एमबीसी को, ईबीसी को, महादलित लोगों को, मुसहर जाति के लोगों को और एनडीए की बाकी जातियों के लोगों को कि देखिए इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। और मुझे यह लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर रहा जो नीतीश कुमार का ब्रांड नीतीश बनाने में इस बार उसको और कंसोलिडेट करने में और बड़ी मेहनत की है। आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल ठीक कही, आपने बिल्कुल ठीक कही। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली में कहना शुरू किया था कि 50 साल तक हमें कोई नहीं हिला सकता, उसी तरह पीके ने चैलेंज किया नीतीश कुमार के उन ट्रेडिशनल वोटर्स को, उन तबके को जिसके लिए नीतीश कुमार ने 20 साल 25 साल काम किया है। और बिल्कुल प्रशांत किशोर का ये चैलेंज प्रशांत किशोर पे भारी पड़ा। मैं दीपक जी बल्कि आपसे समझना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर आपको क्या लगता है, किसके लिए काम कर रहे थे? अपनी पार्टी के लिए, एनडीए को जिताने के लिए, या महागठबंधन को हराने के लिए? वो काम किसके लिए कर रहे थे? क्योंकि अभी तक जो वोट परसेंटाइल देखने को मिल रहा है, जो ट्रेंड है, पी के 3 से 4, 4 से 5 में फिनिश हो रहा है, जो इतना बड़ा मतलब पोल विशेषज्ञ देश का। देखिए अंतर होता है ना, डायरेक्टर अगर हीरो बन जाए तो फिर क्या होगा, या प्रोड्यूसर अगर हीरो बन जाए तो क्या होगा, फिल्म फ्लॉप होगी। और वैसा ही कम से कम प्रशांत किशोर के साथ होता दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर अपने आप में एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट थे, उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम किया, लेकिन हर बार उनको सफलता नहीं मिली। ओम प्रकाश, ये भी याद रखिए, आपको याद है दो लड़कों की जोड़ी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया था, क्या हश्र हुआ, किस बुरी तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी वहां पर हारे। उसके रणनीतिकार हम्म। प्रशांत किशोर ही थे। अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने काम किया, एक चुनाव उन्होंने उनको जितवाया, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल का क्या हुआ हम सब जानते हैं। प्रशांत किशोर ने कई बेहतरीन काम किए, कई अच्छे इलेक्शन मैनेजमेंट किए, लेकिन 2014 के बाद उनको ख्याति मिली थी। ख्याति इसलिए मिली थी कि शायद उनको इस बात का गुमान हो गया, इस बात का दंभ हो गया कि नरेंद्र मोदी के पीछे वो खड़े हैं। जबकि हकीकत ये थी कि वो नरेंद्र मोदी के पीछे नहीं खड़े थे, वो मात्र एक स्ट्रैटेजिस्ट थे। बीजेपी की अपनी विचारधारा है, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, नरेंद्र मोदी का अपना एक वोट है, नरेंद्र मोदी का अपना एक चार्म है, नरेंद्र मोदी का अपना एक करिश्मा है। एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो है बड़ी बड़ी स्ट्रांगली खड़ी रहती है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को ऐसा लगने लगा कि शायद अब डायरेक्टर बनते बनते क्यों ना एक्टिंग में ही हाथ आजमा लूं। तो जितने बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर या ऐसे लोगों ने जो है एक्टिंग में हाथ आजमाया है, बहुत कम ही लोग हैं जो चल पाए हैं। तो मुझे प्रशांत किशोर के बारे में ये लगता है कि हमने उनको बहुत बड़ा बना दिया। बहुत बड़े वो सोशल मीडिया पर थे, मैं मानता हूं उनकी रील्स बहुत चलती थी, उनके शानदार इंटरव्यू जो हैं वो एंकरों से झगड़ा भी कर लेते थे, वो इंटरव्यू भी चलते थे। लेकिन प्रशांत किशोर ये नहीं समझ पाए कि उनके लिए ये जन्नत की हकीकत है क्या। तो प्रशांत किशोर को मुंह के बल ही गिरना था, इसीलिए, और उनको इस बात का एहसास था, इसीलिए वो कहते थे या तो मैं अर्श पर रहूंगा या फर्श पर रहूंगा, मुझे कम से कम 150 सीटें आनी चाहिए। अरे भाई 150 सीटें आनी चाहिए ना, लेकिन उस 150 सीटों के हिसाब से आपका नाम भी होना चाहिए, आपका काम भी होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा? प्रशांत किशोर के लिए टर्निंग पॉइंट रहा उनका विधानसभा का चुनाव न लड़ना। उनके नहीं लोगों लड़ को लगा, उनके बाकी साथियों को लगा कि प्रशांत किशोर जो है मैदान छोड़कर भाग गए हैं। अगर वो दीपक तेजस्वी जी, यादव को चैलेंज करते और तेजस्वी यादव को जो है वो कहते कि देखिए तेजस्वी यादव, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से 4-5% उनका वोट और बढ़ जाता। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को ओम प्रकाश वो मिस कर गए। लेकिन अब मैं अगली तरफ दीपक जी, चल। हाँ। पहले आप मुझे ये बताइए बिहार का सीएम कौन बनेगा? आप जितना एनडीए को समझते हैं, मुझे नहीं लगता देश का कोई और पत्रकार इतना समझता है। ऑनेस्टली बताइए, सीएम कौन? 200% नीतीश कुमार, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती। और जब अभी तक ज्यादातर जो पोल हैं वो यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सीट या तो बराबर बराबर आएगी और या जेडीयू नंबर 1 की पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। आपको पता है 101 101 दोनों सीटों पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 80 के आसपास सीटें आने की उम्मीद है, उतनी ही जेडीयू को है। लेकिन अगर ये चमत्कार होता है जो लंबी लंबी लाइन के बाद दिखा है, तो मुझे लगता है ऐसे में जेडीयू आगे भी निकल
बदल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार का विकास काम किया है, नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग काम की है, नीतीश कुमार का जो 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 बेचारी वाली छवि उनकी जो बन गई थी या बना दी गई थी उसने काम किया है। और प्रशांत किशोर का बार बार ये बोलना कि नीतीश कुमार गारंटेड इसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसने नीतीश कुमार के चांसेस को और बना दिया है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस वक्त इस तरह की कोई रिस्क ले पाएगी। भूलिए मत, नीतीश कुमार अब भी पलट सकते हैं। अगर उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं, तो वो 2 मिनट में तेजस्वी यादव के पास चले जाएंगे। एक क्षण भी वो जो है, एक क्षण भी वो इसके लिए हिचकेंगे नहीं, इसके लिए रुकेंगे नहीं। और नीतीश कुमार ऐसा कर भी दे तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो नेता है ना, ये अपर कास्ट पॉलिटिक्स को खड़े नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार जब तक बहुत जिंदा सही। है वो अपर कास्ट एग्जैक्टली exactly. जब पॉलिटिक्स तक को खड़े लालू नहीं होने नीतीश देंगे। जिंदा है, जब तक लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बिहार में जिंदा हैं, फॉरवर्ड पॉलिटिक्स नहीं होगी। मैं आपको एक वाक्य सुनाऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है। नीतीश नहीं थे, लालू प्रसाद यादव 2009 का चुनाव जीतकर आए थे और यही तुगलक रोड पे रहते थे। मैं शाम को किसी इंटरव्यू के सिलसिले में उनके यहाँ गया था। आधा पौन घंटा बात करने के बाद आदमी जैसे कंफर्टेबल होता है वैसे कंफर्टेबल था। तब तक एक सारण क्षेत्र के नेता की एंट्री हुई उनके घर में, और 2010 का विधानसभा चुनाव खत्म हो गया था। यस। और उस समय 70 से ज्यादा फॉरवर्ड एमएलए आए थे। इंटर करते ही बैठते ही जो बात शुरू हुई ना, वो कहां से शुरू हुई? इतने दिन की मेहनत ना बेकार हो गई। 70 से ज्यादा लोग जीत के आ गए, बताओ। एक हाथी चुनाव लड़ने नहीं जा, एक हाथी लड़ाई करता नहीं। दैट वाज द लाइन दीपक जी, आई वाज जस्ट शॉक। फिर उनको थोड़ी देर में लगा कि अरे तो यहाँ ये भी बैठे वो भी बैठे। फिर उन्होंने अपनी बात को घुमाया, हम लोग को बोला ठीक है तब नमस्ते। ये वाक्य मेरे सामने की। ये लोग जब तक हैं तब तक किसी फॉरवर्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये एक तथ्य है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, अगले एजेंडे पर हम लोग आते हैं। और अगला एजेंडा है तेजस्वी यादव क्या गलती कर गई? क्या तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन के लोग उस तरीके से नहीं खड़े थे, या तेजस्वी यादव अभी भी उनको जो वोट परसेंटेज आ रहा है वो 37% ही आ रहा है? 37% का वोट परसेंटेज उनको पिछली बार भी आया था, जिसमें बहुत छोटे अंतर से जो है वो सरकार बनाते बनाते रह गए थे। तो क्यों तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक को सिवा और वोट नहीं जोड़ पा रहे हैं? ये कहां फेल हो जाते हैं और इसके क्या कारण आपको समझ आते हैं? इस बार जो पिछली बार शाहाबाद सीट, शाहाबाद एरिया था, भोजपुर एरिया, वो पूरा का पूरा स्वीप अप था फॉर इन महागठबंधन। वो इस बार बीजेपी एनडीए ने रोका है। आरा, औरंगाबाद, सासाराम, ये जो पूरा एरिया है, इस सासाराम बक्सर, इस एरिया में इस बार एनडीए अच्छा करने जा रही है। ऑफ कोर्स सीमांचल एरिया में ओवैसी को धत्ता बता रहे तेजस्वी, वहां उनका गेन है जो 37% और 34 से 37% उनका बरकरार है दीपक जी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके वोटर्स उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ कतार लंबी हो गई, दूसरी तरफ की लाइन लंबी हो गई, तो उनकी लाइन अपने आप छोटी हो जा रही है। और इस बार पिछले बार की तरह सीट बचा पाए, ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार बनाने की तो बात छोड़िए, कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन अगर तीनों 100 भी क्रॉस कर जाए तो ये उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि इस लहर में मुझे 60-70 से ऊपर महागठबंधन तो दिखता ही नहीं है। जिस तरीके से मैं गणना कर रहा हूं और अपने दोस्तों से, रिपोर्टर से बात करके देख रहा हूं, मगध में भी एनडीए बहुत अच्छा करने जा रही है, शाहाबाद में, सीमांचल, मिथिला, मतलब महागठबंधन की वो पोजीशन कहीं दिख ही नहीं रही जो पिछले चुनाव में थी 2020 में। और आपको भी याद होगा कि जब जब इस तरह की आंकड़े आए हैं, तब तब एनडीए कैसे आगे बढ़ा है आपने खुद देखा है। उस दिन आप बता भी रहे थे कि कैसे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो आंकड़े हैं, कैसे एनडीए के फेवर में गए। ठीक है, अब मैं अगले मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि हमने तेजस्वी की बात कर ली, तेजस्वी वोट क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं इसकी बात कर ली। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर लालू का भी है। तेजस्वी हैं तेजस्वी क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव जिसको चाहेंगे उनको राजनीतिक उत्तराधिकार मिलेगा। अगर लालू यादव कल से कह दे कि मीसा भारती मेरी राजनीतिक उत्तराधिकारी है, तो लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, ये एक हकीकत है। लेकिन बिहार के अंदर दो तरह का वोट बैंक है, एक प्रो लालू यादव वोट बैंक है, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो एंटी लालू यादव वोट बैंक है। तो क्या ये जंगल राज का तमगा लालू यादव से कभी मिट पाएगा? कभी तेजस्वी यादव बिना जंगल राज की बात सुने चुनाव लड़ पाएंगे? लालू प्रसाद यादव के सामने तो शायद ही। दीपक जी, आप भी पॉलिटिक्स को समझते हैं और मुझसे बेहतर समझते हैं।
लालू प्रसाद यादव के फेस के सामने तेजस्वी अपना चेहरा नहीं चमका पाएंगे। और उन्होंने बेशक 11 महीने की सरकार में 2 बार बहुत कमाल काम किए हों, जो जिस तरीके से वो दावा करते हैं, जिस तरीके से काम अपना गिनाते हैं, मैंने तो जमीन पे नहीं देखा। लेकिन ये बात पब्लिक को नहीं समझा पाएंगे। यानी ये चुनाव बड़ा कारगर चुनाव होने जा रहा है, जो लालू और नीतीश के सामने का बड़ा चुनाव है। और जंगल राज का आखिरी चुनाव इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद बेशक 25 साल की सरकार के बाद आप जंगल राज की चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा जनरेशन नया होगा, पूरी भीड़ नहीं होगी, चेहरे नए होंगे। लेकिन इस समय तो जंगल राज का पीछा उनका नहीं छूट रहा है। और मैं दीपक जी आपसे बल्कि मुझे मुझे एक इस नेता ने बात कहा था समझना एनडीए चाहूंगा। के, मुझे एक एनडीए के नेता ने कहा था 100 साल तक जंगल राज उठाएंगे, 100 साल तक, उससे कम नहीं। अब तो चूंकि मुगल, अब तो बीजेपी के नेता तो सब मुगलों का राज उठाते हैं, तो उनको तो छोड़ दीजिए। मतलब आप कैसे समझते हैं उन लोगों को कि वो 200 साल पुराने राज की भी चर्चा कर देंगे चुनाव जीतने के लिए? उनकी तो कोई चर्चा नहीं है। दीपक जी आप मुझे क्लियरली समझाइए पहले कि बीजेपी की लड़ाई किससे थी? बीजेपी की लड़ाई बीजेपी से रही या बीजेपी की लड़ाई आरजेडी से रही? बीजेपी की लड़ाई जो है वो कई लोगों से थी। बीजेपी कई फ्रंट पर ये चुनाव लड़ रही थी, जेडीयू के बीच और उनके बीच भी आपस की खींचतान थी। इसके अलावा आपने देखा कि शुरुआती दिनों में जो है आपस में सीट बांटने में किस तरह की दिक्कत हुई। लेकिन मेरा ये मानना है कि मोटे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी थी, वो ये अपनी जो एडवर्सरीज हैं, यानी जो अपनी निगेटिव बातें हैं, उनसे ये चुनाव ज्यादा लड़ रही थी। और यही कारण मुझे लगता है कि शायद इन्हीं कारण से, इसी कारण के चलते जेडीयू शायद नंबर 1 की पार्टी बन जाए, बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बन जाए। आपने पूछा था प्रशांत किशोर किसकी बी टीम है, लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि कई सारे इलाकों में उनके कैंडिडेट जो अपना 5,000, 10,000, 15,000 जो वोट ले रहे हैं, वो किसी को हराने और किसी को जिताने का मादा रखता है ओम प्रकाश। तो मुझे लगता है ये भी फैक्टर महत्वपूर्ण है। लेकिन और आगे चलता हूं, और आगे मैं यहां जानना चाहता हूं राहुल गांधी, उनकी स्ट्रैटेजी। जैसे मैं कहा कि महागठबंधन एनडीए के अंदर भी खींचतान थी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो पाई। लेकिन महागठबंधन के अंदर जो खींचतान थी वो सार्वजनिक हो गई, आपस में जूतम पैजार होता रहा। तो ये कितना डेंट किया है महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, क्योंकि वो मात्र 143 सीटें लड़ रहे हैं। 143 में 122 आ जाए इसकी संभावना न के बराबर है। उनकी जो सबसे बड़ी सेकंड पार्टी है वो है कांग्रेस की, और कांग्रेस जो है वो अच्छा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी फंसे हुए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है महागठबंधन की इस खींचतान ने कितना इंपैक्ट डाला होगा महागठबंधन के प्रोस्पेक्ट्स पर? देखिए दीपक जी, जितनी चीजों को हम लोग देख रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, आरजेडी का नाम, तेजस्वी का नाम राहुल गांधी द्वारा अपने यात्रा के दौरान आगे नहीं करना सबसे घातक रहा। तेजस्वी को कांग्रेस के नेताओं ने आगे आने से रोक दिया। सबसे बड़ा हर्डल तेजस्वी को अपने घर के बाद, मतलब भाई बहन की लड़ाई के बाद जो मिला वो कांग्रेस से मिला। लास्ट लास्ट तक कांग्रेस उस पटरी पे साथ में दौड़ती हुई नजर नहीं आई। आप देखिए कन्हैया कुमार तेजस्वी के साथ कहां कंफर्टेबल मिले, पप्पू यादव तेजस्वी के साथ कहां कंफर्टेबल मिले, राहुल गांधी क्या उस तरीके से कंफर्टेबल कहीं दिखे? पूरे चुनाव प्रचार को आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, कहीं भी उस तरीके से कंफर्टेबल दोनों नेता नहीं दिखे। नीतीश कुमार और मोदी की तो स्ट्रेटेजिकली थी कि भैया सब अलग अलग चुनाव प्रचार करो, एक जगह कंसंट्रेट ना हो, फोकस ना हो, बिहार इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली संजय झा उनके साथ कहीं नजर आए, कभी ललन सिंह नजर आए, नीतीश कुमार अपनी अलग दुकान चलाते रहे। लेकिन यहां तो शो ऑफ भी नहीं कर पाई ये। मैं नाम ले रहा हूं, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, इन सब के साथ कब आपने इन लोगों को कंफर्टेबल देखा है? और आखिरी टाइम पब्लिक को पर भरोसा मुकेश आप सहनी कब के दिला भाई पाए? का विड्रॉ हो जाना, वो भी अपने आप में एक ऐसा जी, संकेत था कि देखिए बड़ी कितना बात है। डिस्कम्फर्ट है इन लोगों के बीच आपस में। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात, बिल्कुल बड़ी बात। तो आप तो उस दिन बता भी रहे थे निजी तौर पे बातचीत में कि इनको आपस के लोगों ने ही मार दिया। तेजस्वी को तो बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको बीजेपी की जरूरत ही नहीं पड़ी, जेडीयू की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो एक क्यों शेर है दीपक जी, ना, आपको बड़ा क्या लगता है बड़ा तेजस्वी बड़ा को? फेमस है, आपको हर ऑटो रिक्शा के पीछे, ट्रक के पीछे मिल जाएगा। वो है ना, मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहा गम अब था, मेरी गैरों में किस्ती कहा वहां गम डूबी था, जहां मेरी पानी कम कश्ती था। वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो इनका पानी में भी अजय कम देवगन था। ने किसी मूवी में बोला भी था।
हाँ, ये बहुत सारे आपको हर ट्रक और बस के नीचे ये मिल जाएगा लिखा हुआ। एक ये मिलता है, दूसरा तेजस्वी के मिलता है साथ वही कि हुआ। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये आपको हर दूसरे ट्रक, तीसरे ट्रक के नीचे पीछे दिखा हुआ मिल जाएगा। और मैं अमर सिंह से हमेशा कहता था कि अमर सिंह जी, आपने जितने अपने शेर याद किए ना, वो सब ट्रक के पीछे और ऑटो रिक्शा के पीछे वाले ही हैं, वही है। चलिए सड़कों आखिरी पे बात घूमते करते हुए हैं, नोट किए। कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त भी नहीं है, हमने लंबी बातचीत कर ली है। और आखिरी बात यह है कि अब आपको क्या लगता है, आपको लगता है नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। हाँ, इसकी बिल्कुल। वजह सिंपल है। जो 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 आपने बिल्कुल सही बात कही थी, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं कि भारत की सरकार दो टांगों पे टिकी है। जेडीयू, टीडीपी सपोर्ट है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार सरकार के लिए रिस्क में ला सकती है। बलिदान थोड़ी लेगी? बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं। इसी बिल्कुल मतलब इन वन लाइन जेडीयू को कैसे नाराज कर सकते हैं आप? अगर नीतीश कुमार को 3 सीट भी आए ना, तब भी आप नीतीश कुमार को नाराज नहीं कर सकते। बिल्कुल नाराज नहीं कर सकते। ठीक। ठीक तो है, ये, उनकी उनके पार्टी के बहुत नेता आपके साथ कॉन्फिडेंट है, पहले आरसीपी भी कॉन्फिडेंट थे, बीजेपी के साथ बड़ा केमिस्ट्री थी उनकी, जैसे अभी बहुत सारे नेताओं की केमिस्ट्री अच्छी दिख रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार और मोदी सरकार का कोई नेता इस तरह की किसी रिजल्ट पे आएगा। चलिए यहीं पर रुकते हैं ओम प्रकाश, कल फिर कुछ दिलचस्प बातें करेंगे। कल आप वो गेस्ट जरूर जोड़ लेना जिनकी बारे में आप मुझे जरूर दो। पांच कल दो पांच बहुत दिन बढ़िया गेस्ट 5 दिन जुड़ेंगे से बिहार धोखा से। दे रहे हैं। और एक बार हम बात करेंगे सट्टा बाजार की। मैं वैसे कह दूं कि सट्टा बाजार भी क्या कह रहा है, सट्टा बाजार भी यही कह रहा है कि एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, वो डाटा देने के मामले में थोड़े कंजर्वेटिव हैं, उनको लगता है कि 140 से 150 के बीच में ये आंकड़ा जाएगा। कल इन तमाम चीजों की बात करेंगे, कुछ अन्य मुद्दों की बात करेंगे, दिल्ली का ब्लास्ट भी है, उसकी भी लगातार अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो शख्स हैं इन पर एक मूवी बन रही है जिसे जॉन अब्राहम बना रहे हैं। मेजर जनरल समरपाल तूर इनके मेजर समरपाल तूर इनके ऊपर एक मूवी बन रही सिंधु है। टू। सिंधु टू। इसका नाम है मलाकाल। मलाकाल इस मूवी का नहीं, नाम आपने है। अभी इंटरव्यू रिलीज किया है, ऑपरेशन सिंधु 2 होके रहेगा। जी बिल्कुल। उसकी चर्चा कर रहे हैं ना आप, कि वो जी जरूर बिल्कुल देखने बिल्कुल लायक है बिल्कुल जी। बिल्कुल, मैंने अभी जरूर सुना है। देखिए। मैंने अभी चलिए। पूरा सुना है और वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर से जुड़ेंगे, फिर से बात थैंक करेंगे यू। कुछ नए मुद्दों पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।